मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और लाइक शेयर करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं विपिन कुमार आप सभी का विपिन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जानेंगे उपापचय के बारे में। उपापचय को इंग्लिश में बोला जाता है मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं? सजीवों के शरीर में होने वाली सभी जैव रासायनिक अभिक्रिया को संयुक्त रूप से या सम्मिलित रूप से उपापचय कहते हैं। अर्थात जितने भी सजीव हैं उनके शरीर में हमेशा बायोकेमिकल रिएक्शन जैव रासायनिक अभिक्रिया होती रहती है। जितने भी अभिक्रियाएं होंगी उन सभी को मिला दिया जाए, एक में संयुक्त रूप से मिला दिया जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? उपापचय। जो ये दोस्त उपापचय होता है फ्रेंड्स, ये उपापचय सजीवों की वृद्धि के लिए, विकास के लिए, प्रजनन के लिए एवं अनुकूलन के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। आवश्यक इसलिए होता है क्योंकि जब ये उपापचय अच्छे से होंगे तो उनमें उन सजीवों में वृद्धि, विकास, प्रजनन एवं अनुकूलन भी अच्छे से विकसित होंगे। अगर ये मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया धीमी होगी या बाधित होगी तो सजीवों के अंदर वृद्धि, विकास, प्रजनन एवं अनुकूलन की क्रिया भी बाधित होगी या धीमी होगी। तो जितने भी उपापचय के एग्जाम्पल यहाँ पर हमने बताया है, जैसे सेलुलर रेस्पिरेशन कोशिकीय श्वसन, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण, डाइजेशन पाचन, एब्जॉर्प्शन अवशोषण, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वृद्धि एवं विकास, ब्रीथिंग श्वासोच्छ्वास, ब्लड सर्कुलेशन रक्त परिसंचरण, वास्ट एलिमिनेशन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर करना, वास्ट एलिमिनेशन ईटीसी आदि। तो मेटाबॉलिज्म जो है वह मेटाबॉलिज्म को दो भागों में बांटा गया है, या मेटाबॉलिज्म के दो प्रकार होते हैं। पहले को बोला जाता है एनाबॉलिज्म उपचय और दूसरे को बोला जाता है कैटाबॉलिज्म अपचय। जो एनाबॉलिज्म है उसको हम बोलते हैं सिंथेसिस प्रोसेस। सिंथेसिस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं निर्माणकारी प्रक्रिया। जिस निर्माणकारी प्रक्रिया वह प्रक्रिया होती है जिसके दौरान किसी भी वस्तु का क्या होता है? निर्माण होता है, उसी को बोलते हैं सिंथेसिस प्रोसेस। तो जो सिंथेसिस प्रोसेस है इसमें क्या होता है? किसी भी चीज़ का क्या होता है? वस्तु का निर्माण होता है। जैसे हमने यहाँ पे बताया, इसमें ऊर्जा का प्रयोग करके कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है। तो ऊर्जा का प्रयोग होता है अर्थात हम बाहर से ऊर्जा को ग्रहण करेंगे और ग्रहण करने के दौरान हम कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करेंगे। इसी निर्माण होने की क्रिया को ही क्या बोलते हैं? एनाबॉलिज्म या सिंथेसिस प्रोसेस। लेकिन कैटाबॉलिज्म में जो होता है इसमें किसी कार्बनिक पदार्थ का निर्माण नहीं बल्कि क्या होता है? विघटन होता है। इसलिए इसे बोला जाता है डिस्ट्रक्टिव मेथड। क्या बोला जाता है? डिस्ट्रक्टिव मेथड, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस या मेथड भी कह सकते हैं। तो ये जो हमारा एनाबॉलिज्म है वह सिंथेसिस प्रोसेस है और ये हमारा कैटाबॉलिज्म जो है वह डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। यह निर्माणकारी प्रक्रिया है, यह विनाशकारी प्रक्रिया है। इसमें किसी वस्तु का निर्माण होगा, कैटाबॉलिज्म में किसी वस्तु का विघटन होगा। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एनाबॉलिज्म का, एंडरगोनिक रिएक्शन। जो हमारा एनाबॉलिज्म है वह ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया का मतलब होता है इसमें किसी भी एनर्जी का क्या होगी? आवश्यकता होगी। जब वह एनर्जी मिलेगी तभी यह क्रिया होगी, अर्थात हमें इसमें बाहर से ऊर्जा देनी पड़ती है तब हमारा एनाबॉलिज्म प्रक्रिया संचालित होती है। लेकिन कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? यह एक्सर्गोनिक रिएक्शन है। कैटाबॉलिज्म क्या है? एक्सर्गोनिक रिएक्शन है। इसे हिंदी में बोला जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है उसमें ऊष्मा के रूप में ऊर्जा छिपी होती है। जब यह कैटाबॉलिज्म की अभिक्रिया होगी तो इसके अंदर से ऊर्जा क्या होगी? बाहर निकलेगी। हम इसमें क्या कर रहे थे? ऊर्जा बाहर से अंदर दे रहे थे, तब हमारा यह इंटरगोनिक रिएक्शन होगा। लेकिन इसमें क्या होगा? हमें ऊर्जा बाहर से नहीं देनी पड़ती बल्कि इस एक्सर्गोनिक रिएक्शन में जैसे ही एक्सर्गोनिक रिएक्शन होगा इसमें से ऊर्जा ऑटोमेटिक बाहर निकलेगी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है दोस्तों ब्रेक डाउन बिग मॉक कॉम्प्लेक्स। देखिए
एक चीज़ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पे होगा और ये वाला पॉइंट यहाँ पे लिखा जाएगा। हमने एरो से भी दिखाया है, ये वाला पॉइंट कैटाबोलिज्म में लिखा जाएगा और ये वाला पॉइंट एनाबोलिज्म में लिखा जाएगा। ऐसा एरो यहाँ पर भी है, जस्ट यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। दोस्तों ये लिखते वक्त मिस्टेक हो गया है, इसलिए अब इसे पूरा काट कर फिर से लिखना पड़ता, इसलिए हम यहाँ एरो से ही दिखा रहे हैं दोस्तों, इसे समझिएगा। तो जो हमारा ये पॉइंट है ये किस में होगा, ये इसमें होगा, कैटाबोलिज्म में होगा, और ये वाला पॉइंट एनाबोलिज्म में होगा। तो हम पहले एनाबोलिज्म को समझ लेते हैं, क्योंकि ये पॉइंट एनाबोलिज्म में आएगा। तो एनाबोलिज्म क्या है, हमारा निर्माणकारी प्रक्रिया है। तो इसमें भी क्या होगा, निर्माण की प्रक्रिया होगी। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है बिल्ड एंड लार्ज मॉलिक्यूल फ्रॉम स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। तो इसमें क्या होता है कि स्मॉलर मीन्स क्या होता है, छोटा, मॉलिक्यूल मीन्स अणु, फ्रॉम मीन्स से, छोटे अणु से क्या होता है, लार्ज मॉलिक्यूल, बड़े मॉलिक्यूल का निर्माण होता है। जो एनाबोलिज्म है, एनाबोलिज्म की प्रक्रिया में छोटे अणुओं से हमेशा बड़े अणुओं का निर्माण होता है। बिल्ड मीन्स क्या होता है, निर्माण होता है, इसलिए इसमें इसे हम एनाबोलिज्म पढ़ेंगे, क्योंकि एनाबोलिज्म हमारा निर्माणकारी प्रक्रिया है। तो जो थर्ड पॉइंट है हमारा एनाबोलिज्म का, इसमें हमेशा छोटे अणु से बड़े अणु का निर्माण होता है। और कैटाबोलिज्म में क्या होता है कि जितने भी हमारे बिग कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं वह ब्रेक डाउन हो जाते हैं, टूट जाते हैं इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल, छोटे अणु में। इसमें क्या हो रहा था, छोटे अणु से बड़े अणु का निर्माण हो रहा था, और इसमें क्या हो रहा था, बड़े अणु से बड़े अणु जो होते हैं छोटे अणु में टूट जा रहे थे। तो ये दोनों में ये ध्यान रखिएगा, ये वाला पॉइंट एनाबोलिज्म में होगा, कैटाबोलिज्म में होगा, और ये बिल्ड वाला ऑप्शन जो होगा वो कैटाबोलिज्म में होगा। तो एनाबोलिज्म में छोटे अणु से बड़े अणु का निर्माण होता है, कैटाबोलिज्म में बड़े एवं जटिल अणु से छोटे अणु को तोड़ दिया जाता है। जितने भी हमारे बड़े एवं जटिल अणु होंगे उसे छोटे अणु में ब्रेक डाउन कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट चौथा पॉइंट है हमारा, एनाबोलिज्म में डू नॉट यूटिलाइज ऑक्सीजन, अर्थात जो एनाबोलिज्म का प्रोसेस है उसमें ऑक्सीजन का प्रयोग नहीं किया जाता, अर्थात ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन कैटाबोलिज्म में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, इसमें यूटिलाइज O2 अर्थात ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, एनाबोलिज्म में एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है। जब भी कोई एनाबोलिज्म वाली प्रोसेस होगा तो उसमें हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है, तभी एनाबोलिज्म का प्रोसेस कंप्लीट होगा या स्टार्ट होगा। तो इसमें एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है, इसमें से एनर्जी रिलीज होगी, अर्थात जब कैटाबोलिज्म की अभिक्रिया शुरू होगी तो अभिक्रिया के अंदर से ही क्या होगी, एटीपी के रूप में ऊर्जा क्या होगी, बाहर निकलेगी, रिलीज होगी। अब देखिए यहाँ पर भी इसी सेम एरो की तरह यहाँ पे हमने एरो दिया है, अर्थात ये भी पॉइंट उल्टा हो गया। ये वाला पॉइंट जाएगा कैटाबोलिज्म में और ये वाला पॉइंट आएगा एनाबोलिज्म में। तो हम पहले एनाबोलिज्म को समझ लेते हैं। तो एनाबोलिज्म में क्या होता है, कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी इनटू पोटेंशियल एनर्जी। जो एनाबोलिज्म है, एनाबोलिज्म में क्या होगा दोस्तों, ये एनाबोलिज्म में तो जो काइनेटिक एनर्जी है वह कन्वर्ट होती है, बदलती है पोटेंशियल एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी को बोलते हैं गतिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी को बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। तो जो एनाबोलिज्म है, एनाबोलिज्म के प्रोसेस में कोई भी एनाबोलिज्म का प्रोसेस होगा तो उसमें काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में। और जो कैटाबोलिज्म है, कैटाबोलिज्म में क्या होगा, इसी का जस्ट अपोजिट होगा, इसमें पोटेंशियल एनर्जी बदल जाएगी किसमें, गतिज ऊर्जा में, अर्थात जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। तो एनाबोलिज्म में गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदलती है और कैटाबोलिज्म में क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जो हमारा एनाबोलिज्म है वह क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है, आवश्यक होती है डिफरेंट एक्टिविटी इन लिविंग सेल। यहाँ पे क्या होगा, इन लिविंग सेल। जितने भी लिविंग सेल होते हैं, लिविंग सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती है, अर्थात सजीव जो सजीव है उसकी कोशिकाओं के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज, कार्य होता है, क्रियाविधि होता है, अभिक्रिया होती है, उसके लिए रिक्वायर होता है क्या, एनाबोलिज्म। लेकिन जो कैटाबोलिज्म होता है वह रिक्वायर्ड कहाँ कहाँ होता है, किसी भी बॉडी की मेंटेनेंस के लिए, उसके वृद्धि के लिए, और उस बॉडी में सजीव की
शरीर की कोशिकाओं में किसी भी चीज़ का संचयन करना हो तो संचयन के लिए, स्टोरेज के लिए हमें कैटाबोलिज्म की आवश्यकता पड़ती है। तो ये आवश्यकता कब पड़ेगी? लिविंग सेल के अंदर विभिन्न क्रियाविधि के लिए ये आवश्यक होगी एनाबोलिज्म, और कैटाबोलिज्म जो होगा मेंटेनेंस, ग्रोथ एंड स्टोरेज के लिए आवश्यक होगी। जो एनाबोलिज्म का एग्जाम्पल है फोटोसिंथेसिस, हिंदी में बोलते हैं इसे प्रकाश संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन के निर्माण, ग्लाइकोजन सिंथेसिस, ग्लाइकोजन का निर्माण, एसिमिलेशन स्वांगीकरण, अर्थात प्रकाश संश्लेषण, प्रोटीन का निर्माण, ग्लाइकोजन के निर्माण में और स्वांगीकरण में, ये जितनी भी एग्जाम्पल है अभिक्रियाएं हैं वो सब एनाबोलिज्म का एग्जाम्पल है। लेकिन जो कैटाबोलिज्म का एग्जाम्पल है सेलुलर रेस्पिरेशन, जो कोशिकीय श्वसन है, कोशिका के अंदर होने वाले श्वसन को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। तो जो कोशिकीय श्वसन है, डाइजेशन पाचन है, एक्सक्रीशन उत्सर्जन है, ये सब एग्जाम्पल कैटाबोलिज्म का एग्जाम्पल है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा दोस्तों। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जितने ये कोई भी आप कंपटीशन का एग्ज़ाम देंगे साइंस का, तो इसमें से 1 नंबर का ज़रूर बनता है प्रश्न। ये पूछा जाता है कि कौन सा प्रोसेस या कौन सी अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया होगी दोस्तों? एनाबोलिज्म, उपचयी प्रकार की अभिक्रिया होगी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो आप ऑप्शन में रहेगा अपचयी अभिक्रिया है। उसी तरह डाइजेशन, एक्सक्रीशन को भी पूछा जाता है। इस तरह प्रोटीन सिंथेसिस, स्वांगीकरण पूछा जाता है कि कौन सा किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो आपको ये याद करने की ज़रूरत है कौन एनाबोलिज्म प्रोसेस है, कौन कैटाबोलिज्म प्रोसेस है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो ग्रोथ है, वृद्धि है, ग्रोथ को हिंदी में क्या बोलते हैं? वृद्धि है, वह दोनों में आता है, एनाबोलिज्म में भी आता है और कैटाबोलिज्म का भी एग्जाम्पल है। ये दोनों के एग्जाम्पल में यूज होता है, इसलिए ग्रोथ को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे हमने दोस्तों और अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो एनाबोलिज्म है, एनाबोलिज्म में हमेशा क्या होता है? स्मॉल एंड सिंपल मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होता है लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में, और ये कन्वर्ट तभी होगा जब इसमें एनर्जी अलग से हम बाहर से देंगे। तो जितने भी स्मॉल एंड सिंपल मॉलिक्यूल्स होंगे वह एनर्जी को ग्रहण करके लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में बदल जाते हैं। लेकिन कैटाबोलिज्म में ध्यान दीजिएगा, कैटाबोलिज्म में क्या होता है? लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट होते हैं? सिंपल एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स में। और जैसे ही ये लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं तो इसमें से एनर्जी क्या होती है? एटीपी के रूप में बाहर निकलती है। देखिए इसमें हमने क्या बताया, स्मॉल एंड सिंपल मॉलिक्यूल्स एनर्जी को ग्रहण करके लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में बदल जाते हैं। और कैटाबोलिज्म में बताया कि लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं तो इसमें से एटीपी के रूप में ऊर्जा बाहर निकलती है। इसका एग्जाम्पल देखिए कैसे, जितने भी अमीनो एसिड होते हैं वह क्रिएटिन में बदलते हैं, और जितने भी ग्लाइकोजन या स्टार्च होते हैं वह ग्लूकोज में बदलते हैं। तो जो अमीनो एसिड, ग्लाइकोजन और स्टार्च हैं ये किस प्रकार के मॉलिक्यूल्स हैं? स्मॉल एंड सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं। और जो क्रिएटिन और ग्लूकोज है वह लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। लार्ज मीन्स बड़ा, कॉम्प्लेक्स मीन्स जटिल, अणु मॉलिक्यूल्स मीन्स अणु। ध्यान दीजिएगा, तो अमीनो एसिड, ग्लाइकोजन, स्टार्च स्मॉल एंड सिंपल टाइप्स के मॉलिक्यूल्स हैं, और ये कन्वर्ट किस में हो रहे हैं? लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो क्रिएटिन और ग्लूकोज है। इधर क्या है कि लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कौन हो? प्रोटीन और लिपिड है। तो जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड में बदलेगा और लिपिड जो होगा वो फैटी एसिड में बदलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोटीन है वह लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, लेकिन अमीनो एसिड क्या है? सिंपल एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स है। उसी तरह लिपिड भी क्या है? लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, और फैटी एसिड क्या है? स्मॉल एंड सिंपल मॉलिक्यूल्स है। तो इसका एग्जाम्पल इधर का जो एनाबोलिज्म का एग्जाम्पल है इधर है, और जो कैटाबोलिज्म का एग्जाम्पल है ये है। अब इधर ध्यान दीजिएगा, कोई भी सजीव है तो वह अपने जीवन को जीने के लिए क्या करेगा? भोजन को ग्रहण करेगा। फूड मीन्स क्या होता है? भोजन। फूड मीन्स भोजन। वो भोजन को क्या करेगा? ग्रहण करेगा। तो जब वो भोजन को ग्रहण करेगा तो उसके भोजन में या तो प्रोटीन होगा, या तो कार्बोहाइड्रेट होगा, या तो फैट्स होगा। इन्हीं 3 मुख्य अणुओं के रूप में क्या करता है? सजीव भोजन को ग्रहण करता है, चाहे प्रोटीन के रूप में हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट के रूप में हो, चाहे फैट्स के रूप में हो।
तो इन सब में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने ब्लैक पेन से जितना भी पॉइंट लिखा होगा या एरो मारा होगा, एरो खींचा होगा, वो हमारा कैटाबोलिज्म होगा। अगर हम ग्रीन पेन से एरो मारे होंगे या लिखे होंगे तो हमारा एनाबोलिज्म प्रोसेस होगा। तो देखिए यहाँ पे हमने एरो, ये एरो क्या मारा है, यहाँ तक ये सब एरो हमने मारा है ब्लैक पेन से, लेकिन ये एरो, ये और यहाँ पे ये वाला सब क्या है, एनाबोलिज्म है। क्यों? क्योंकि एनाबोलिज्म ग्रीन कलर से लिखा हुआ है, कैटाबोलिज्म ब्लैक कलर से। तो कोई भी सजीव है वह भोजन को ग्रहण करता है या तो प्रोटीन के रूप में, या तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में, या फैट्स के रूप में। यदि सजीव भोजन को प्रोटीन के रूप में ग्रहण करेगा तो वह प्रोटीन किस में कन्वर्ट होगा, अमीनो एसिड में, और यह अमीनो एसिड पुनः अमीनो एसिड से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन सिंथेसाइज होगा। तो प्रोटीन सिंथेसाइज होगा तो प्रोटीन का निर्माण होगा, और इस अमीनो एसिड से क्या बनेगा, एनर्जी का भी निर्माण होगा। तो अमीनो एसिड से दो चीज़ का निर्माण होगा, एक प्रोटीन का निर्माण होगा, एक एनर्जी का निर्माण होगा। तो ये जो प्रोटीन होगा इससे बॉडी बिल्डअप का निर्माण होगा, बॉडी विकसित होगा, मसल्स बनेंगे, मसल्स बढ़ेंगे, और ये एनर्जी जो होगा, इस एनर्जी से क्या होगा, सजीव के अंदर होने वाले विभिन्न क्रियाविधि एक्टिविटीज़ मेटाबॉलिक प्रोसेस में क्या होगा, यूज कर लिया जाएगा। उसी तरह कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट क्या किस में बदलेगा, ग्लूकोज में बदलेगा, और ग्लूकोज से पुनः हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। तो देखिए ये जो ग्लूकोज है वह पुनः एनर्जी में बदला, और ग्लूकोज किस में बदलता है, ग्लाइकोजन में भी बदलता है। तो जब ये ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदलता है तो इस ग्लाइकोजन को लीवर और मसल्स अपने अंदर क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है, संचित कर लेता है। यहाँ पे हमने लिखा भी है, ग्लाइकोजन स्टोर्ड इन लीवर एंड मसल्स। तो मांसपेशियों एवं यकृत में क्या हो जाता है, यह ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदलकर संचित हो जाता है, और पुनः यह ग्लाइकोजन ज़रूरत पड़ने पर ग्लूकोज में बदल दिया जाता है लीवर के द्वारा। तो जब हम लीवर टॉपिक पढ़ाएंगे तो यह हम सारा प्रोसेस बताएंगे कि लीवर के फंक्शन के बारे में, एक एक चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, कैसे ये ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदल रहा है और पुनः यह ग्लाइकोजन कैसे ग्लूकोज में बदल रहा है। तो यहाँ पे ये ब्लैक पेन से लिखा है, तो ये जो ग्लाइकोजन है ये टूट रहा है, तभी ये कैटाबोलिज्म होगा, और ये ग्लूकोज यहाँ बदल रहा है किसमें, ग्लाइकोजन में। तो ग्लाइकोजन में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का निर्माण हो रहा है तो एनाबोलिज्म, और ग्लाइकोजन टूट कर पुनः ग्लूकोज में बदल रहा है तो उसे हम बोलेंगे कैटाबोलिज्म। तो ये सारा चीज़ आप समझिएगा। उसी तरह फैट्स है, यदि हम भोजन के रूप में फैट्स लिए हैं तो फैट्स किस में बदलेगा, या तो ग्लिसरॉल में बदलेगा या तो फैटी एसिड में बदलेगा। यदि ये फैटी एसिड या ग्लिसरॉल पुनः किस में बदलेगा, लिपिड का निर्माण करेगा। इसी ग्लिसरॉल एवं फैटी एसिड से लिपिड का निर्माण होगा, और यह लिपिड क्या होगा, इस लिपिड का यूज कर लिया जाएगा बॉडी के विभिन्न कार्यों में कार्य करने के लिए। कुछ मात्रा में लिपिड्स बच जाते हैं बॉडी में कार्य करने के दौरान, कुछ बच जाते हैं, तो जो बचे हुए लिपिड होते हैं वह पुनः किस में स्टोर कर लिए जाते हैं, फैट्स के रूप में ब्रेक डाउन करके। इस लिपिड को ब्रेक डाउन करके फैट्स के रूप में संचित कर लिए जाते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है ब्रेक डाउन ऑफ स्टोर्ड फैट्स। तो स्टोर्ड जो फैट होगा, जो कार्य करने के बाद बच जाता है, तो वो स्टोर्ड होगा, और वो बचे हुए फैट्स को पुनः तोड़ दिया जाता है किसमें, फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में, और जब ज़रूरत पड़ेगी तो इसी ग्लिसरॉल फैटी एसिड को लिपिड में बदल दिया जाता है। तो ये प्रोसेस इधर होता रहता है और ये वाला प्रोसेस होता रहता है। उसी तरह से जितने भी प्रोटीन सिंथेसिस, एनर्जी सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस, ये जो ग्रीन कलर से लिखा हुआ प्रोसेस है वो हमारा एनाबोलिज्म है, क्योंकि ये सबका निर्माण हो रहा है। प्रोटीन का निर्माण हो रहा है, एनर्जी का निर्माण हो रहा है, लिपिड का निर्माण हो रहा है, और जितने भी ब्लैक कलर से हेडिंग हमने मारा है, तीर दिया है, वो सब कैटाबोलिज्म है। ये सब टूटने का प्रोसेस हो रहा है। देखिए यहाँ पे ब्रेक डाउन, टूट रहा है, स्टोर्ड फैट जो भी संचित फैट्स होगा। तो इसके बाद हम जानेंगे कि जैसे हमारी बॉडी होती है, किसी भी सजीव का बॉडी होता है, उसे चलने के लिए जितनी भी बॉडी में एक्टिविटीज होता है, जैसे खेलना, कूदना, दौड़ना, हंसना, रोना, सोना, बैठना, पढ़ना, लिखना, जितनी भी शरीर के अंदर हो चाहे बाहर हो, जितनी भी एक्टिविटीज होती है, उस एक्टिविटीज को करने के लिए हमारे बॉडी में बहुत सारे कैलोरीज होती है। कैलोरीज को क्या कर दिया, बर्न करके, जलाकर उससे एनर्जी प्राप्त होती है। वो एनर्जी क्या करती है, हमारे बॉडी को काम करने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। तो जिस रेट से
हमारे सजीवों के अंदर या हमारे अंदर या सजीवों के अंदर मेटाबॉलिज्म की एक्टिविटीज होती है, उस रेट को बोला जाता है BMR या RMR। BMR का पूरा नाम है बेसल मेटाबॉलिक रेट, RMR को बोलते हैं रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट। तो किसी भी सजीव के अंदर जो उपापचय की दर धीमी है या तीव्र है या ज़्यादा है या कम है, तो उसे ही बोलते हैं BMR या RMR। उसी दर को हम लोग बेसल मेटाबॉलिक रेट या रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। तो जो हमारा मेटाबॉलिक रेट होता है वह एज से प्रभावित होती है, बॉडी से प्रभावित होती है, टेम्परेचर से और कंडीशन दशा से भी प्रभावित होती है। यदि एज की बात करें, एज क्या हो सकता है, कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। जैसे बच्चा का एज कम होता है, जो बूढ़े लोग होते हैं उनका एज ज़्यादा होता है। तो बच्चों में मेटाबॉलिक रेट क्या होगा, ज़्यादा होगा, और बूढ़े में मेटाबॉलिक रेट क्या होगा, कम होगा। इसीलिए बच्चों में डाइजेशन की क्षमता या पचाने की क्षमता ज़्यादा होती है, और जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं, जो एज्ड पर्सन होते हैं, उनमें मेटाबॉलिक रेट कम होता है। उसी तरह बॉडी की बात करें तो बॉडी भी कैसा है, एडल्ट टाइप का बॉडी है कि ओल्ड टाइप का बॉडी है। तो जैसा बॉडी होगा न्यू टाइप की बॉडी होगी। जैसे यंग बच्चे हैं तो उनका मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होगा, और जो ओल्ड व्यक्ति होंगे उनका मेटाबॉलिक रेट कम होगा। टेम्परेचर भी उसी तरह प्रभावित करता है हमारे मेटाबॉलिक रेट को, और कोई कंडीशन हो, किसी भी तरह की कंडीशन हो, तो वो भी हमारे मेटाबॉलिक रेट को प्रभावित करता है। अब यदि हमें मेटाबॉलिक रेट अपना सुधारना है, बदलना है, या अपने मेटाबॉलिक रेट को नॉर्मल रेंज में लाना है, तो हमें क्या करना होगा, गुड स्लीप, अच्छी नींद लेनी होगी। अच्छा नींद लेने से हमारा मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होता है, बढ़ जाता है, अच्छा हो जाता है। एक्सरसाइज करना होगा, डेली हमें व्यायाम करना होगा, ताकि हमारे बॉडी का मेटाबॉलिक रेट गुड हो, अच्छा हो। उसी तरह प्रोटीन डाइट या हेल्दी डाइट लेना पड़ेगा। तो अगर किसी भी व्यक्ति का मेटाबॉलिक रेट गड़बड़ है या सही नहीं है, जिनका पाचन क्षमता नहीं सही है, मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं सही है, तो उन्हें अच्छी नींद, अच्छा एक्सरसाइज, अच्छा हेल्दी भोजन लेने की ज़रूरत है। यदि आप ये चीज़ करते हैं तो आपका मेटाबॉलिक रेट क्या हो जाएगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट या रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट सुधर जाएगा। अर्थात आपके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें बदलती हुई नज़र आएंगी। क्यों? क्योंकि आपका मेटाबॉलिक रेट सही होगा। अगर आप अच्छी नींद, एक्सरसाइज, प्रोटीन डाइट या हेल्दी डाइट भोजन लेते हैं, स्वास्थ्यवर्धक भोजन लेते हैं, तो आपका मेटाबॉलिक रेट हेल्दी होगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को कोई भी पॉइंट न समझ में आए तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर उस पॉइंट को ज़रूर बताएं, ताकि हम पुनः उस बात को एक बार आपके पास प्रेषित कर सकें, आपके समक्ष बता सकें। थैंक यू।